सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आज बहुजनों की ऐतिहासिक भूमि, मूल निवासियों की राजधानी नागपुर के अंदर जिस भव्यता के साथ आप सबने स्वागत किया और अपने मन के अंदर के विचार रखे, कम से कम आपने मुझे सामने सारी बातें रखी, उसमें आपका दर्द भी था, आपकी शिकायत भी थी, आपके सुझाव भी थे और संगठन को मजबूत करने का एक मार्गदर्शन भी था। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हमारे लोगों को कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, जिला के जो अध्यक्ष होते हैं या उसके नीचे के जो पदाधिकारी होते हैं, ज्यादातर क्या होता है उनको कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता। और यहाँ आज अपना मंच है, यहां भी अगर ये मौका नहीं मिलता तो ये अन्याय हो जाता, मेरा आने का मकसद ही बेकार हो जाता अगर मैं आप लोगों को ना सुनता, आपसे बात ना कर पाता। तो मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि कोई एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, उसको ये बात पहले समझ लेनी चाहिए कि ये रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खोला है। जब कोई हमें टिकट देता है ना, विधानसभा का या लोकसभा का, कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसी संवैधानिक व्यवस्था कर गए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि आपने जनरल सीट में कितने टिकट दिए? जिन जातियों की जनसंख्या केवल 10 से 12% है, उन जातियों को 30 से 40% सीटें मिल रही हैं। तो ये न्याय की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और आपके साथ अगर अन्याय होता, उसका कारण यह है कि अगर बच्चा रोए ना तो मां भी दूध नहीं पिलाती, आप रोते ही नहीं है। हमारे समाज के लोग वोट बैंक बन गए, माइनॉरिटी के लोग वोट बैंक बन गए। वोट बैंक नहीं बनना किसी का। हम किसी को अगर अपनी वोट, अपनी पूरी ताकत समाज की देंगे तो बदले में सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना हक भी लेंगे। खुशी की बात यह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि यहां कांग्रेस में भी आसानी से न्याय नहीं मिलेगा, आपको एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ अपने विचार के साथ लड़ना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे ही कोई न्याय योद्धा नहीं बोल रहे हम उनको, हमने उनको जननायक न्याय योद्धा का नाम ऐसे नहीं दे दिया। आज जब तमाम बहुजन नेता डर की वजह से या किसी भी वजह से चुप हो गए हैं, उस वक्त भी अगर कोई बहुजनों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करने की बात, जिसकी जितनी संख्या उसके उतने हक की बात, जाति की गणना, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे के लिए संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी निडरता के साथ तमाम जांच एजेंसियों के पीछे लगा देने के बावजूद जिस हिम्मत और हौसले के साथ सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी लेके चल रहे हैं और लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर हमने आज उनका साथ नहीं दिया तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी धोखा हो जाएगा। क्योंकि या तो कोई और विकल्प हो, या तो कोई दूसरा उस लड़ाई को लड़ रहा हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, मानवर कांसीराम साहब और हमारे महापुरुषों ने लड़ा, जिन मुद्दों को लेकर लड़ा, आज उन मुद्दों पर कोई दूसरा नेता लड़ते नहीं दिख रहा, लेकिन राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो क्या हम केवल इसलिए साथ ना दें कि हमारी जाति के नहीं? लड़ाई विचारधारा की है और विचारधारा की लड़ाई को केवल विचारधारा से हराया जा सकता है।
हमारा मकसद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को एक एक घर तक पहुंचाना है, अपने समाज के लोगों को उनका हक दिलवाना है। क्योंकि सरकारों ने साजिश करके जो कुछ भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पूरे जीवन के संघर्ष से हमें दिला पाए, अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवाकर, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर वो जो हमें देकर गए, उसमें से 70% ऑलरेडी छीन चुका है और 30% बचा, वो भी छीनने वाला है। ऐसे में जो 70% छीना है उसको भी वापस लेना है, और जो बचा 30% जाने की संभावना दिख रही है उसको भी बचाना है। इस लड़ाई को टुकड़े में लड़के नहीं जीता जा सकता। इस लड़ाई में आप सोचे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दोबारा पैदा होंगे फिर हमारे लिए लड़ने आएंगे, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई तो हमें और आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। और जब उस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है फिर उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होने में? मैं तो पूरे देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, चेहरा मत देखिए, अपने मुद्दे देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए। आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, अपने बच्चों को उनके हक दिलवाने हैं। अगर उस विचार को जब राहुल गांधी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब आपके वोट की भी चोरी हो रही है। आपने ट्रेन डकैती सुनी होगी, आपने घर में डकैती सुनी होगी, आपने बैंक डकैती सुनी होगी। अब तो चुनाव ही चोरी हो रहे हैं, चुनाव की डकैती हो रही है, वोट की डकैती हो रही है। उसको बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? अरे कितने मुश्किल से तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये वोट का अधिकार दिया था। उससे पहले तो इनकम टैक्स पे ही को वोट का अधिकार था, ग्रेजुएट को था, बड़े जमींदारों को था। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष ना करते, हमारे हक के लिए नहीं लड़ते, तो हमें तो वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था। कितने मुश्किल से संघर्ष करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलवाया, और आज इस वोट को चोरी की जा रहा है, पूरे चुनाव की चोरी की जा रही है। आपके महाराष्ट्र के अंदर ही 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल नए 32 लाख वोटर बने। लेकिन उसके बाद 5 महीने के अंदर, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव तक 5 महीने के अंदर 39 लाख वोटर कहां से बन गए? कितनी कठिन लड़ाई है समझो। उन्होंने एक इतनी बड़ी संख्या ऐसी फर्जी लोगों की बना दी है, वो जहां भी चुनाव होता वहां उनको वोटर बनाते हैं, वहां वोट डलवाते हैं, फिर अगला जहां चुनाव होता वहां भेज देते हैं। और ये साजिश केवल एक पार्टी नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उस साजिश में भारत का चुनाव आयोग शामिल नजर आता है। अगर शामिल नजर नहीं आता तो जो बातें आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाई हैं, गुजरात के एक सीट का ही केवल डाटा लेके उठाई है, तो उनसे एफिडेविट मांगने की बजाय चुनाव आयोग को जांच करके ईमानदारी के साथ सामने आना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कौन आदमी जो वकालत कर रहा है? बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो भाई जब चौकीदारी चोर है तो फिर उम्मीद किससे करें? लड़ाई बहुत कठिन है। आप सोचो ना कि पहले गरीब से गरीब के बच्चे पढ़ जाते थे, स्कॉलरशिप से पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए। लेकिन आज पढ़ाई कितनी महंगी कर दी है, उन्हें सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जो हजारों साल उनके गुलाम रहे, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे, ये हमारे सामने सवाल पूछने लगे, जुल्म के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने लगे, जुल्म के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने लगे। इनके पास ये ताकत कहां से आई? तो कहीं ना कहीं आरएसएस के शिविर में चिंतन हुआ होगा, उसमें रिजल्ट निकला होगा। ये ताकत इनको पढ़ने की वजह से और सरकारी नौकरी की वजह से आई है। इनसे शिक्षा को छीनना पड़ेगा, इनकी नौकरियों के रास्ते बंद करने पड़ेंगे। बहुत बड़ी साजिश हमारे और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक थे, जब वो धोखा हुआ उनकी आंखें बंद थी क्या?
अरे जब भारत आजाद हुआ तब भारत के पास उतना पैसा भी नहीं था, तब गांव गांव तक स्कूल खोले, मुफ्त में शिक्षा हो गई, स्कॉलरशिप से बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके ऊंचे पदों तक रिजर्वेशन से पहुंच गए हम लोग। लेकिन आज की सरकार ने तो वजीफा ही खत्म कर दिया। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड जो जिसके लिए बकायदा प्लानिंग कमीशन ने, भारत की सरकार ने, इंदिरा जी ने योजना दी थी, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 1978 में, और ट्राइबल सब प्लान 1975 में, ताकि बजट के अंदर, प्लान है बजट में उनकी जनसंख्या के हिसाब से बजट रखा जाए उसी परसेंटेज में, ताकि उनके विकास की योजना हो। तो हमारा तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड, ट्राइबल सब प्लान फंड भी लगभग खत्म कर दिया, वजीफा लगभग खत्म कर दिया, वजीफा भी नहीं है। बच्चे पीएचडी करते थे, रिसर्च करते थे, फेलोशिप मिल जाती थी, वो खत्म कर दी। पिछले लगभग जो 11 साल इनकी सरकार होगी, 12वीं साल चल रही है, इस 11-12 साल के अंदर ही कम से कम 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल में फीस इतनी है कि 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15-20 हजार खर्च हो जाता है। हमारे लोगों के पास पैसा है नहीं, पैसे गांवों में सरकारी में पढ़ाएंगे, सरकारी में पढ़ने का माहौल नहीं है, और 12वीं तक बच्चा पढ़ भी जाए तो बनेगा क्या? हायर एजुकेशन इतना महंगा है कि एक लॉ की 5 साल की डिग्री करने के लिए 25 लाख रुपया चाहिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। यानी इन्होंने तो हमारे शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली। मनुस्मृति लागू करने की जरूरत नहीं है, अब शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली। भारत सरकार के सारे, जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने जो 100 से ज्यादा पीएसयू बनाए, सारे पीएसयू एक एक करके प्राइवेटाइज कर दिए, सब बेच दिया। ऐसे में चैलेंज कितना बड़ा है, एक तरफ शिक्षा छीन ली, एक तरफ नौकरी छीन ली, ठेकेदारी प्रथा ला दी, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा आउटसोर्स कर दिया, लेटरल एंट्री ले आए, और ऊपर से वोट की चोरी, सारी जांच एजेंसी सब विपक्ष के पीछे लगा दी। चुनाव आयोग तक कहीं ना कहीं उनके कब्जे में नजर आता है, उनके व्यवहार से लगता ही नहीं है निष्पक्ष चुनाव आयोग है, जिसको भारत के संविधान ने ताकत दी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की। वहां ईवीएम से वोट की चोरी के कितने सारे प्रमाण मिल गए। सारी दुनिया जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां कहीं पे भी ईवीएम का यूज नहीं, सब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। पूरे देश में 75% से ज्यादा लोग, सर्वे में आया कि वो कह रहे हैं कि हमें तो बैलेट पेपर वापस चाहिए, लेकिन वो जिद पे रहा है इलेक्शन कमीशन। भाई इलेक्शन कमीशन तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा काम नहीं है तय करना, तुम्हारा काम निष्पक्ष चुनाव कराना है सिर्फ, और वो भी पावर तुम्हें संविधान ने दी है, तुम संविधान से ऊपर नहीं हो। अब वोटर को जो भरोसा नहीं है उस पर तुम जबरदस्ती क्यों ईवीएम से चुनाव कराते हो? अभी देखा आपने सोनीपत का, कल के न्यूज में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में एक व्यक्ति जीत गया, चुनाव अधिकारी ने हारे हुए को जिता दिया, और उसको मतलब 2.5 साल नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन वहीं पे मंगाई, अपने अधिकारियों के सामने गिनती करवाई, तो जिस जीते हुए कैंडिडेट को 300 से ज्यादा वोट से हरा दिया था, वो 51 वोट से जीत गया सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद। कितने ऐसे सांसद और विधायक की सीट है जहां विपक्ष के लोग जीते, इंडिया गठबंधन के लोग जीते, लेकिन वहां जिलाधिकारी या जो भी रिटर्निंग ऑफिसर या जिनके भी हाथ में पावर थी, उन्होंने जीतने के बाद वैसे कह दिया ये जीत गए, गिनती में दिख गया, बाद में सर्टिफिकेट दिया नहीं था, सर्टिफिकेट हटाने वाले को दे दिया, लड़ते रहो 5 साल कोर्ट से मुकदमे में, रिजल्ट आता नहीं। कितने लोग लड़ते जाकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे? तो ये वोट की चोरी चुनाव की चोरी नहीं है तो क्या है? और उसके जवाब में उतरती है बीजेपी, तो चुनाव आयोग जवाब देना। ये बड़ा गंभीर सवाल है। तो हमें तो कई मोर्चे पे लड़ना है। एक तरफ अपने बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना है, वो बीजेपी जिसने शिक्षा को महंगा किया उससे तो उम्मीद मत करो कि वो करेगी। दूसरी तरफ सारे जो पीएसयू बिक के सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, उसको भी रुकवाना है। अगर इंदिरा गांधी जी 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का, प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर सकती हैं, तो आज की सरकार बेच रही है उसको क्या राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता? जो नौकरी के रास्ते हमारे बंद करने का वो खुल नहीं सकते?
जो बीजेपी की सरकार में फिफ्थ पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। हमारे तो ज्यादातर लोग फोर्थ क्लास में आते थे, चपरासी बन गए, माली बन गए, चौकीदार बन गए, वाटरमैन बन गए, वो सारी नौकरी ठेके पे दे दी। तो हमारे लोग के लिए बचा क्या है? तो हमें कितने सारे मोर्चे पे लड़ना, उसके भी बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। पॉलिटिकल पार्टी हमें सब वोट बैंक समझती है। मैं तो ये कह रहा हूं, ये बात ऐलान कर दो, और मैं करूंगा, मैं बकायदा लिखित में भी भेजूंगा। जिस नेता ने भी ये कहा कि एससी एसटी डिपार्टमेंट कुछ नहीं होता, वो सोच ले उसकी राजनीति बंद होने वाली है। वो आरएसएस का आदमी है, वो कांग्रेस का आदमी नहीं है। वो यहां आपको भड़का के, बेशक से वो कांग्रेस के किसी बड़े से बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो, उसको ये मान के चलना, संदेह करना है, वो कांग्रेस का आदमी नहीं है, वो आरएसएस का प्लांट किया हुआ बीजेपी का आदमी है। वो नहीं चाहता है दलितों को उनका हक मिले। लेकिन हम ऐसी किसी भी राजनीतिक पार्टी की राजनीति को चलने नहीं देंगे जो हमारे समाज को उनका हक ना दे। मैं खुद पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी सारे प्रदेशों के अध्यक्षों को, केंद्र तक चिट्ठी लिख दी सबको, कि अब कांग्रेस के संविधान में बदलाव हो गया है। 50% सीटें मुख्य कांग्रेस के अंदर भी आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाओं को देनी पड़ेगी। वो हम दिलवाएंगे। जहां जनरल सीट पे हमारी ताकत जीतने लायक है, वहां हम जनरल सीट पे भी टिकट दिलवाएंगे। और पार्टी भी इस पे चिंतन कर रही है। राहुल जी से बात हुई थी कि जहां एससी एसटी की सीट है, नीचे से लेकर ऊपर तक, वहां एससी एसटी डिपार्टमेंट के बिना पूछे वो सीट किसी को नहीं जानी चाहिए। अरे आप अगर उसको ताकत नहीं दोगे, जिलाध्यक्ष को, प्रदेश के अध्यक्ष को ताकत नहीं दोगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ताकत नहीं दोगे, तो संगठन मजबूत कैसे होगा? और संगठन मजबूत नहीं हो तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? किसके दम पे जीतोगे? जैसा एक साथी बता रहे थे, हमारे संजय मिश्राम जी, कोई बता रहे थे कि यहाँ बड़े नेता की इसके बिना टिकट नहीं मिलता। अरे इसी ने तो पूरी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और इसी पार्टी के रहते कांग्रेस की ही सरकार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दी हुई सारी पॉलिसी ईमानदारी से लागू हुई थी। उसी से सारे नौकरी के रास्ते खुले। जब तक कांग्रेस मजबूत थी, सरकार कांग्रेस की थी, तब तक हमारे बच्चे वजीफे से ही पड़ गए। जज बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए। तब तक सारी योजना बनी, तब तक प्राइवेट सैकड़ों पीएसयूज बने, तब तक ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब तक लाखों लोगों को नौकरी निकलती थी हर साल, तब तक ही हम लोग ज्यादा तरक्की कर पाए। तब तक हमारे को बाबा साहेब की दिए रिजर्वेशन को, चूंकि बाबा साहेब तो 14 अक्टूबर को दम दीक्षा लेने के बाद 1956 में, और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसके बाद उनकी दी हुई सारी योजना, सारा रिजर्वेशन, सब कुछ, सारी पॉलिसी किसने लागू की? भाई किसने लागू की? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना। आज जिनकी सरकार है, क्या वो लागू कर रहे हैं बाबा साहब की योजनाओं को? तो बाबा साहब का धोखा कौन कर रहा है? बीजेपी। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ धोखा करने वाले लोग हैं, हमारे बच्चों से शिक्षा छीनने वाले लोग हैं, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करने वाले लोग हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जाने वाले लोग हैं, हमारे वजीफे को खत्म करने वाले लोग हैं, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड को खत्म करने वाले लोग हैं, सारे पीएसयू को बेचने वाले लोग हैं, शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीनने वाले लोग हैं। तो एक तरफ ऐसी पार्टी है और वो वोट चोरी भी करवा रही है, और एक तरफ वो पार्टी जिसने बाबा साहब की दिए रिजर्वेशन को लागू किया। बैकलॉग तक आपको याद होगा, राहुल गांधी, राजीव गांधी जी के टाइम पे बैकलॉग नहीं करता था। बैकलॉग की जरूरत नहीं है। अंतर करना पड़ेगा। केवल एमपी एमएलए बन जाने से कुछ होने वाला नहीं है। जो बने उसमें ताकत भी तो हो। बन जाओगे, 5 साल का कार्यकाल है, वो भी खत्म होना है, और फिर सारी कुर्सी टेम्परेरी है। चाहे वो एक जिलाध्यक्ष की कुर्सी हो, चाहे देश के राष्ट्रपति की कुर्सी हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी, कौन सी परमानेंट है? कौन मरते वक्त साथ लेके जाता है कुर्सी? और जो अनाप शनाप रिश्वत से पैसे कमा रहे हैं, कोई देखा मरते वक्त पैसे बांध के साथ लेके गया हो? सभी नहीं रह जा रहा। पर एक उम्र आती है जब डॉक्टर कहता है तुम डबल टोन दूध पियो, तला भुना मत खाओ, चिकना मत खाओ, मीठा मत खाओ, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। अरे यार, सबको समझना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, बाबा साहेब के विचार पे चलोगे, दिल से दिमाग से मजबूत हो जाओगे। झुकना नहीं है, ना झुकना है, ना रुकना, ना डरना है।
बाबा साहब के विचार के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और मैं तो चाहता हूं ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे राजनीति के अंदर भी, बल्कि ऐसे लोगों की टिकट दिलवाने के लिए लड़ेंगे जो सच्चा अम्बेडकरवादी होगा, जो निडर हो, जो विधानसभा के अंदर अगर अपनी भी सरकार है और वो अपने लोगों के खिलाफ काम करे तो वहां भी मजबूती के साथ लड़ सके। क्या करना है? आप कभी दिल्ली विधानसभा की कभी वीडियो देखना, मैं मंत्री रहते हुए अगर मुझे कहीं लगा मेरे समाज के खिलाफ कोई काम है तो मंत्री रहते हुए बोलना पड़ेगा। ये कुर्सी है क्यों? अरे बाबा साहब ने हमें एमपी एमएलए बनने का रास्ता बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि वह गूंगे बहरे बन के बैठ जाओ, इसलिए बनाया समाज को ऊपर होने वाले जुल्म जातियों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ो, उनकी आवाज को संसद में भी उठाओ, विधानसभा में भी उठाओ, हर मोर्चे पर उठाओ, और जो बाधा बने उसका मुंह तोड़ जवाब दो। कांग्रेस से हर कीमत पे न्याय लेकर रहेंगे। हमारी पार्टी है, हम उसके पदाधिकारी हैं, हम उसके एसटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, लेकिन चेयरमैन तब तक है जब तक हमारी समाज के साथ न्याय होगा। अगर हमारी समाज को न्याय ना दिला पाए फिर चेयरमैन की कुर्सी का क्या अचार डालना है? ऐसी कोई कुर्सी नहीं चाहिए। हम मंत्री रह चुके हैं बाबा साहब की कृपा से। जब बात आई कि आप या तो मंत्री रहो या ये बुद्धिस्ट मिशन अम्बेडकरवादी मिशन चलाओ, हमने कहा संभालो अपनी कुर्सी, हम मिशन चलाएंगे। मैं आप सब कार्यकर्ता, आप तो सब पदाधिकारी हैं, आम आदमी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये कहता ठीक है जी मैं मंत्री बना रहूंगा, मैं अपने विचार से समझौता कर लेता हूं, तो भी हटना फेंक दूं या मरते दम तक रहता, और मरते दम तक भी रह जाता तो क्या हो जाता? ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सारी कुर्सियां जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दी हुई है। संविधान में आपका रोल तय किया हुआ है, और आप कुर्सी मिलने के बाद उस रोल को ना निभाओ तो आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ भी गद्दारी कर रहे हो, और आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी गद्दारी कर रहे हो। तो जिसे गद्दारी करनी है बाबा साहेब से और भारत के संविधान से, वो करो गुलामी अपनी अपनी पार्टियों की। खुददारी के साथ, स्वाभिमान के साथ अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना सीखो। पार्टी के साथ वफादारी करो, मैं ये नहीं कह रहा उससे वफादारी ना करो, लेकिन अगर अपनी पार्टी अपने ही समाज के खिलाफ हो जाए, अपने ही समाज की हकमारी करे, अपने समाज को ही कमजोर करना शुरू कर दे, फिर कोई समझौता नहीं। अपने समाज के साथ होंगे हम, अपने बाबा साहब के संविधान के साथ होंगे हम, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। ऐसी एक क्या हजारों लाखों कुर्सी कुर्बान है, और ये भी छोटी चीज है कुर्सी भी, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के लिए जान भी देनी पड़े तो हम देने को तैयार हैं। मरना तो सबको है, मरना सबको, कोई अजर नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है, जो भी दुनिया में आया है उसका खत्म होना भी तय है। मोदी जी भी मरेंगे और राजेंद्र गौतम भी मरेगा, 100% मरेगा, कोई अजर नहीं है। लेकिन जब तक जिएंगे शान के साथ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के साथ जिएंगे। अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को, आदरणीय राहुल गांधी जी को 2029 में देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्हीं राहुल जी से अपने समाज का हक लेंगे, छीनना पड़ेगा तो छीन लेंगे। और साथियों आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी बहन कह रही थी कि महिला विंग बनाई, मैं अध्यक्षा थी वो खत्म कर दी, मैं भी इसके खिलाफ हूं महिला विंग के। अरे मेन विंग में रहो, अरे आधी सीट अध्यक्ष जी महिलाओं को दे दो, जो लड़ाकू है, काम करने वाली है, मिशनरी है, बाबा साहब की सच्ची सिपाही है, ऐसी ऐसी ढूंढ के लाओ, आधे पद दे दो, मैं तो कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, मेन टीम में रखो। एक अध्यक्ष बन रहा है तो दूसरा जनरल सेक्रेटरी महिला बनाओ, महिला अध्यक्ष बन रही है तो जनरल सेक्रेटरी वो बनाओ। मैं तो भी बहुत जल्दी एक महिला को प्रदेश का अध्यक्ष बना रहा हूं एससी डिपार्टमेंट का, और मैं हर जगह बोल दिया है, सब जगह बोल दिया है, और सारी बात मैं पहले राहुल जी से कर चुका हूं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने राहुल जी से एक सवाल पूछ लिया था जब पहली मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, राहुल जी तुम पहले कभी सामाजिक न्याय पर नहीं बोलते थे, पहले कभी हमारे मुद्दों पर इतनी बात नहीं करते थे, पहले कभी हिस्सेदारी भागीदारी की बात नहीं करते थे, ये आपको क्या हो गया? ये परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? वोट के लिए कर रहे हो या सच में हृदय परिवर्तन है? तो जानते हो उनका जवाब क्या था?
उस जवाब की वजह, मैं उस समय एमएलए था आम आदमी पार्टी का, मैं उस जवाब की वजह से आम आदमी पार्टी की से भी छोड़ा और विधायक की कुर्सी से भी त्याग पत्र दे दिया। पहले मंत्री कुर्सी से दिया था, फिर मैंने विधायक से भी त्याग पत्र दिया। मैंने कहा अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई को राहुल गांधी जी आप लेकर चल रहे हो, फिर मैं अलग क्यों लड़ूं? फिर तो मैं आपके साथ क्यों नहीं लड़ूंगा मिलके? जो मैंने सवाल किया था कि हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, जानते हो उनका जवाब क्या था? मतलब इतनी अंतरंगता से, अंदर से, मन से बात करने वाले नेता मैंने इससे पहले नहीं देखे। मैं सब तरह नेताओं के साथ रह चुका हूं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि समता सैनिक दल जो बाबा साहब का बनाया, मैं उसका सिपाही हूं। उसका सिपाही से लेकर नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं। हर संघर्ष में फाइट किया, कितने केस अपने ऊपर बनवा लिए आंदोलन के, लेकिन कभी डर नजदीक नहीं फटका, क्योंकि बाबा साहब का सच्चा सिपाही कभी डर नहीं सकता। मुझे तो राज्यसभा ऊपर की, राज्यसभा ले लो, राज्यपाल बन जाओ, मंत्री बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। अरे आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही को खरीदोगे? इतनी ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। तो डराने की बात की, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी लगाएंगे। मैंने कहा लगाना नहीं है, जल्दी से झूठा मुकदमा करके जेल में डालो, बढ़िया वाली मिठाई भेजूंगा। वो भी नहीं किया, अब भी कर लें। अगर कोई सोचता हमें डरा देगा तो गलत फहमी है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी जीवन में नहीं डरे, तो उनका बच्चा भी नहीं डरेगा। लेकिन अंत में मैं बता दूं क्यों मैं राहुल जी के साथ आया। जो सवाल राहुल जी से किया, जानते हो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा गौतम जी, मेरे परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, तरह तरह की सिक्योरिटी, कुर्बानी भी दी है, दादी का मर्डर हुआ, नृशंस हत्या हुई, पिताजी का नृशंस हत्या हुई, तमाम तरह की एसपीजीओ सिक्योरिटी के बीच जो जमीनी स्थिति थी समाज की, उतने नजदीक से नहीं देख पाया पहले। उस दर्द के एहसास को, एक दलित आदिवासी वंचित वर्ग के लोगों के दर्द के एहसास को उतनी नजदीकी से नहीं जान पाया। और ये कांग्रेस की भी गलती है, मैं मानता हूं। लेकिन जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, पूरे देश के अंदर गया, मजदूरों से मिला, किसानों से खेत में जाके मिला, जूते बनाने वाले से उसके घर पे जाके मिला, कारपेंटर से मिला, राजमिस्त्री से मिला, मैकेनिक से मिला, कुली से मिला, तो उनके असली दर्द का एहसास हुआ। उस दर्द को जानने के बाद मुझे लगा हमने इतना शासन इतना लंबा किया, लेकिन अभी तो देश बहुत पीछे है। देश में तरक्की हुई, लेकिन वो तरक्की तो मुश्किल से 10% लोगों के हिस्से में आई। ये 90% समाज तो बिल्कुल पिछड़ गया है, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इनके इस न्याय की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जिसकी जितनी संख्या, उसका उतना तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो कल कोई लड़के छीन लेंगे। ये देना चाहिए, ये अन्याय हुआ है। अब मेरे जीवन का, मेरे जीवन में मुझे कितना नुकसान उठाना पड़े, मैं वो नुकसान उठाने को तैयार हूं। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई को, हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई को मेरे जीवन का मिशन है, ये मैं लड़ूंगा। मैं अपने इस जीवन को मैंने मिशन बना लिया, अपने जीवन का, इसको सामाजिक न्याय को। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं दूंगा, लेकिन मैं अब इस मिशन को नहीं छोड़ सकता। जब उन्होंने ये कहा, मैंने कहा राहुल जी, जब आप सामाजिक न्याय के लिए इतना सब करने को तैयार हो, तो फिर ये विधायक की कुर्सी बहुत छोटी है, मैं इसको छोड़ के फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई में आपके साथ मिलकर लड़ूंगा। और मैं गर्व महसूस करता हूं, उस दिन को मैं गौरवान्वित करता हूं महसूस, कि वो दिन कितना महान था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनके मैंने एक अंदर के राहुल गांधी को जाना। आप हो सकता बाहर वाले राहुल गांधी को जानते हो, पर सच्चाई है वो एक ऐसा नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। वो नॉर्मल कोई जो सांसद नहीं है, वो साधारण व्यक्तित्व का धनी नहीं है। क्या आप सोचो विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता तो पहले ही बहुत हुए हैं। वो व्यक्ति उस श्रेणी में जा चुका है जो हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार है, जिसको लालच ही नहीं है। वो देश को बचाने के लिए तैयार है, देश को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने को तैयार है। उनको पता लग गया देश का संविधान खतरे में है। ये संविधान ही है जिसने सबको कुछ ना कुछ दिया है। ये संविधान खत्म हो जाएगा तो देश का प्रजातंत्र भी खत्म हो जाएगा। फिर देश के दलित, वंचित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोगों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि संविधान को तो बचाना है, जो भी करना पड़े करेंगे। तो जब उस दिन को मैं याद करता हूं कि अच्छा हुआ मेरी मुलाकात हुई। बल्कि इस दौर में, कांग्रेस में आने के दौर में शुरुआत तो संजय मिश्राम जी ने की। इन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था, किसी वेणुगोपाल जी को याद होगा वो दिन।
इनके सामने उन्होंने कहा था कहां से चुनाव लड़ना लोकसभा का बताओ। इन्होंने कहा कि 3 सीट ले दो, कौन कौन सी उनमें प्रायोरिटी पूछो। मैंने कहा मुझे चुनाव नहीं लेना। फिर लोग कहेंगे ये तो टिकट के लिए आया है। अरे टिकट छोटी चीज है, हम अपने क्रांतिकारी साथियों को सांसद भी बनाएंगे, विधायक भी बनाएंगे, और हम समझेंगे हम बन गए। तो जो भी आपने चिंता जाहिर की है, यकीन मानिए आपकी चिंता पर पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जिस हद तक भी कन्विंस करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन आपके इस दर्द को खत्म करके आपको न्याय दिलाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगा, यह भरोसा करना आप। और अगर नहीं कर पाया तो मैं ये मान लूंगा कि ये सच्चा अम्बेडकरवादी फेल हो गया, इस देश का संविधान फेल हो गया। फिर वही ताकतें जीत गई, मनुवादी ताकतें। तो मनुवादी ताकतों को तो जीतने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। आप भरोसा रखिए। और आपने इतना सम्मान स्वागत किया, और मैं उन साथियों से माफी मांगता हूं जो गेट के बाहर बैठे हैं। आप लोग कितने शिद्दत के साथ आए हैं, और आपको अंदर यहां इतनी जगह नहीं है कि कुर्सी पर कहीं बिठाएं। तो हमारे साथियों ने जो जगह की छोटी पड़ गई। मैं आप सबसे माफी हाथ जोड़ के मांगता हूं, बुरा मत मानना। आवाज तो आ रही होगी, आ रही है आवाज वहां तक? तो इस लड़ाई को मिलके लड़ने को तैयार हो? जहां भी जरूरत पड़ेगी आप सब तैयार हो? तो संविधान रक्षक बनाने का कार्रवाई को तेज कर दो। आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश के अंबेडकरवादी साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि आप संविधान रक्षक बनाना और बनने के सिलसिले को 10 गुना तेज कर दो। क्योंकि संविधान बचेगा तो हमारे हक और अधिकार बचेंगे। वरना जो लोग स्वप्न देख रहे हैं, निगम पार्षद, नगर सेवक बन जाऊं, जिला पंचायत सदस्य बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, अरे अगर ये संविधान नहीं बचा तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप फिर से गुलाम हो जाएंगे। क्या फिर से गुलाम होना चाहते हो? तो मिलकर लड़ेंगे। आप बोलोगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।